दोस्तों, नव्या की कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब अभिनव ने सारे कपड़े उठाकर देखा तो उसके नीचे घुसी हुई नव्या बैठी हुई थी। नव्या ने जब उसे देखा तो उसने आओ देखा न ताऊ जल्दी से कूदकर अभिनव की पैंट में बंधी बेल्ट खोलने लगी। ये देखकर अभिनव की आंखें जो अभी तक खुल नहीं रही थी एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे और मेरी पैंट को। क्या तुम मेरे नशे के होने का फायदा उठाना चाहती हो ताकि तुम बाद में मुझे ब्लैकमेल कर सको? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, अभिनव ने गुस्से में कहा। लेकिन नव्या को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस अपनी ही धुन में मगन थी। नव्या ने अभिनव की बातों को अनसुना करते हुए उसका पूरा ध्यान उसकी कमर से बेल्ट खींचने में लगा हुआ था। इसी खींचातानी में नव्या ने अभिनव की बातों को अनसुना कर दिया और अभिनव लड़खड़ा गया और उसने अपना बैलेंस खो दिया और उसे सोफे के ऊपर उसी के ऊपर गिर गया। सोफे पर गिरते ही उसका चेहरा एक दूसरे के करीब इतना आ गया था कि पहली बार न चाहते हुए भी अभिनव की आंखें नव्या की आंखों से जाकर टकरा गई। 2 मिनट के लिए अभिनव मानो उसकी झिलमिलाती आंखों की गहराइयों में खो सा गया था। अभिनव ने आज पहली बार नव्या को इतने करीब से देखा था। नव्या की गहरी नीली आंखों में देखकर अभिनव खो सा गया था। अभिनव की नजरें उसके गालों से होकर उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर जाकर अटक गई थी। अभिनव को न जाने क्या हुआ, उन होठों को छूना चाहता था, उन्हें महसूस कराना चाहता था कि लेकिन नव्या का पूरा ध्यान अपने मिशन पर था। इतनी देर में उसने अभिनव की बेल्ट उसकी कमर से निकालकर सोफे की दरार में घुसा दी और उसे देखकर अपनी घनी काली पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। दूसरी तरफ अभिनव को वक्त लग गया उसके जादू भरे काले नैनों और सुर्ख गुलाबी होठों से मायाजाल से मुक्त होने में। आप मुझे मारेंगे तो नहीं? नव्या ने घबराते हुए पूछा। नहीं, अभिनव अभी भी हिप्नोटाइज ही था। तो फिर आपने शराब क्यों पी आज? नव्या ने अभिनव की आंखों में आंखें डालकर पूछा। ताकि उस दर्द को कम कर सकूं जो तुमसे जबरदस्ती शादी करवाकर मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। ये कहते हुए अभिनव की आंखों में आंसू आ गए। वो सोफे से उठा और बेड की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा। उन्हें क्या लगता है कि तुम्हें जबरदस्ती मेरे गले में बांधकर उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली? वो जीत गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी तुम्हें अपनाऊंगा ही नहीं। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। अगर शादी कराना उनकी जिद थी तो ये मेरी जिद है। ये कहकर अभिनव नव्या से दूर होकर बेड पर चला गया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गया। 3 दिन बाद पूरा परिवार शाम के प्रोडक्ट लॉन्च की इवेंट के लिए तैयार हो गया था। राघव और आरती भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। नव्या के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह उसे दिए जो आज शाम को पार्टी में पहनेगी। आरती जो अपनी वार्डरोब में साड़ी सिलेक्ट कर रही थी थोड़ा सा गंभीर हो गई। आपको क्या लगता है आपका लाडला उसे अपने साथ लेकर जाएगा? आरती ने चिंता भरे लहजे में कहा। आरती की आवाज सुनकर राघव अपना सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठ गया। कभी कभी लगता है कि मैंने अपनी जिद से उस बच्चे के साथ बहुत गलत कर डाला। मुझे लगा था कि एक न एक दिन अभिनव उसे अपना ही लेगा, राघव ने नजरें नीचे करते हुए कहा। आरती राघव के कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। नहीं राघव, आपने कुछ गलत नहीं किया। पहले मुझे वो पसंद नहीं थी, लेकिन नव्या के घर आने के बाद से मुझे लगने लगा है कि अभिनव को उससे प्यारी जीवन साथी कभी नहीं मिल सकती और इस बात को आपका लाडला जल्द ही समझ जाएगा। पता नहीं उस मासूम पर क्या बीतती होगी जब यह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता होगा। अभिनव, राघव ने चिंता भरे लहजे में एक साथ कहा। आरती ने राघव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना हमारी बहू के साथ, हम हैं ना अपनी बहू को प्यार देने के लिए। धीरे धीरे वो नालायक भी समझ जाएगा। आरती ने एक ब्यूटी पार्लर से कॉल करते हुए असिस्टेंट को बुलवा लिया और उसे नव्या को तैयार करने को कहा। शाम को सभी तैयार होकर नव्या का ही वेट कर रहे थे। अभिनव ऑफिस से आने ही वाला था। पार्लर वाली नव्या को लेकर उतरती है और सभी घरवालों की नजर आज नव्या पर ही टिक कर रह गई थी। नव्या नीचे आई तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पर्पल और व्हाइट फूलों की वाली सिंपल सी ऑरेंज साड़ी में बालों का सुंदर सा जुड़ा बनाया हुआ और नव्या ने गले में अपनी सासू माँ का दिया हुआ पतला सा डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था। कानों में मैचिंग के छोटे छोटे इयररिंग्स थे और हाथों में डायमंड का जड़ाऊ कंगन। चेहरे पर बहुत ही मामूली सा मेकअप था। मांग में लाल सिंदूर और माथे पर चमकती पर्पल बिंदी। नव्या अब सचमुच किसी हाई सोसाइटी की वेल मेंटेन हाउसवाइफ लग रही थी।
उसे कोई देहाती बिल्कुल भी नहीं कह सकता था, बशर्ते वो अपना मुंह न खोले। आरती ने नीचे उतरते ही नव्या की बलाएं ली और अपने काजल से उसके गाल के पीछे टीका लगा दिया। नव्या ने इतनी सुंदर लग रही थी कि एक बार शिवा की भी नजर उस पर टिक कर रह गई थी, लेकिन उसने अपना सिर झटका और फिर से उसे छेड़ना शुरू कर दिया। आज तो किसी का कत्ल होने वाला है, शायद आज ये बिजली किस पर गिरेगी। ये भाभी की बच्ची तो बिल्कुल भी जहर लग रही है, जहर। शिवा ने नव्या को आंख मारते हुए कहा, किसका कत्ल होने वाला है आज? नव्या ने मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, उनका। शिवा ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ से आते हुए अभिनव की ओर इशारा किया। सब तैयार थे और सब अभिनव का इंतजार ही कर रहे थे। उसके आते ही राघव ने सबको कार में बैठने को कहा। अभिनव की नजर नव्या पर पड़ी तो मानो बिजलियां सी टूट पड़ी। ये तैयार होकर कहां जा रही है? अभिनव ने गुस्से में कहा। हमारे साथ जा रही है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। इसका वहां कोई काम नहीं है और मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, और इसे कहिए कि अभी के अभी वापस जाए। अभिनव ने गुस्से में कहा, वो आएगी। तुमने ही कहा था ना कि उसे तुम अपनी बीवी बनाकर नहीं लेकर जाओगे, लेकिन हम तो उसे अपनी बहू बनाकर लेकर जा सकते हैं। राघव ने अभिनव की बात का पलटवार करते हुए कहा। वेरी गुड। अभिनव गुस्से में तालियां बजाने लगा। अच्छा है, ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, अपनी बहू को ही ले जाइए, मैं नहीं जा रहा, कहता हुआ गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। अभिनव रुको। अब की बार राघव की आवाज में भयंकर गुस्सा आ गया था। अगर तुम इसी वक्त वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी जगह शिवा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दूंगा, राघव ने गुस्से में जाते हुए अभिनव से कहा। अभिनव का कदम सीढ़ियों पर ही रुक गए। वो पीछे घुमा और उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार बिजनेस से बेदखल करने की धमकी देकर आपने जबरदस्ती एक गंवार औरत को मेरे गले में बांध दिया, और अब फिर वही धमकी। आज अगर फिर मैं धमकी के आगे झुक गया तो आप जिंदगी भर मुझे झुकाते ही रहेंगे। शिवा को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है ना आपको, बना दीजिए, मैं अभी 15 मिनट में आपको अपना रेजिग्नेशन भेजता हूं। अरे अभिनव बेटा सुन तो, आरती की आवाज उसे रोकते हुए बोली। शिवा का तो सिर ही घूम गया। मैं और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट का मैं भी नहीं आता मुझे। एग्जाम में पीछे बैठते विद्युत की कॉपी टप करके मैं पास हुआ हूं। जैसे तैसे मैं 1 घंटा बिजनेस कैसे संभालूंगा? अब तो भाई को मनाना ही पड़ेगा, वरना डैड मेरे सर पर बिजनेस की तलवार लटका देंगे। इधर कोने में खड़ी नव्या की काजल और लाइनर से सजी हुई गोल मटोल आंखें में समुंदर उमड़ पड़ा। इससे पहले कि उसे अभिनव की बातों का कभी बुरा नहीं लगा था, लेकिन आज सबके सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने भी अभिनव ने उसकी कितनी बेइज्जती कर डाली थी। और राघव और आरती को बिना देखे दौड़ते हुए दादी माँ के कमरे में चली गई और उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। क्या हुआ हमारी प्यारी बिटिया को? वो इतना रो क्यों रही है? क्या मुझे नहीं बताओगी बेटा? क्या हुआ? तुम्हें चीकू ने कुछ कहा क्या? ये कहते हुए दादी ने दुलार करते हुए उसका सुंदर सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अरे क्यों रो रही हो हमारी प्यारी बिटिया? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? मुझे बताओ, मैं अभी खबर लेती हूं उसकी। दादी नव्या पर लाड बरसाते हुए बोली जा रही थी। दादी की बात सुनकर नव्या ने बच्चों की तरह दोनों हाथों में अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चीकू कौन है दादी? अरे तुम्हारा पति अभिनव, जब वो छोटा था ना तो भी उसे चीकू ही कहकर बुलाते थे। ये कहते हुए दादी ने नव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अभी तक रो रही नव्या दादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी आंखों की कोरे भी अब गिली ही थी। सच्ची दादी, इनका बचपन का नाम चीकू था क्या? दादी नव्या को अभिनव के बचपन के किस्से सुनाने लगी। नव्या मजे में दादी की गोद में सर रखे हुए अपने खड़ूस पति के बचपन की शैतानियों को सुनकर हंसे जा रही थी। वो अपनी सारी तकलीफ भूल गई। नीचे जो कुछ भी हुआ मानो अब उसे कुछ याद ही नहीं हो। घर के सभी लोग इवेंट में जा चुके थे। नव्या ने बड़े प्यार से दादी के लिए चाय बनाई और साथ में नमक पारे का नाश्ता भी दिया था। वापस बैठकर दादी की कहानियां सुनने लगी। अब उसे कोई शिकायत नहीं रह गई थी। ऐसे खुशमिजाज और मस्त मोला लड़के का दिल दुखाकर न जाने अभिनव को क्या मिलता था। इधर कार में बैठा शिवा गुस्से से अभिनव को देखे जा रहा था। राघव और आरती दूसरी कार में थी। भाई, आप नव्या के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इतनी बुरी भी नहीं है वो, शिवा ने गुस्से में देखते हुए अभिनव से कहा। अभिनव शिवा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस अपने ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। कुछ बोलेंगे भाई? आप क्या गलती है उसकी जो उसे बिना बात के इतना सुना देते हैं?
वो तो कभी आपके किसी भी काम में दखल नहीं देती ना। शिवा ने कहा। उसकी हिम्मत में नहीं है कि इतना कि वो मेरे काम में दखल अंदाजी करे। अभिनव ने गुस्से में शिवा के जवाब देते हुए कहा। हाँ, लेकिन आपके स्टेटस की कोई होती तो आप इतने गौरव से सीना चौड़ा करके उसकी हिम्मत की दाद दे रहे होते, है ना? वो मासूम है, चुप रह जाती है, इसलिए आपको लगता है कि उसमें हिम्मत नहीं है, शिवा ने कहा। लेकिन शिवा, तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? अभिनव ने शक की निगाहों से शिवा की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक पार्ट है और हर इंसान अपने परिवार के लोगों की फिक्र करता है। लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। आप तो उसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं मानते। अगर मानते तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। शिवा की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इतनी फिक्र थी तो तुम ही शादी कर रहे थे उससे, मुझे बगली का बकरा क्यों बनने दिया? अभिनव ने कहा। शिवा ने अपना सिर झुका लिया और मम्मी पापा ने पूछा होता तो नव्या जैसी लड़की के लिए मैं खुशी खुशी हाँ कर देता। अभिनव की बात सुनकर शिवा ने एक जोर सा झटका लगा। उसने अपने भाई से इसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। शिवा ने अभिनव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जवाब ना देते देखकर अभिनव को अब शिवा पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा था या जलन पता नहीं था, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी थी और अभिनव के चेहरे पर गुस्से के भाव भी। इधर रात हो चुकी थी लेकिन अभिनव और उसका परिवार अभी वापस नहीं आया था। नव्या दादी माँ को प्यार से दलिया बनाकर अपने हाथों से खिलाती और खाने के बाद उनका मुंह साफ करती है और बिस्तर के सलवटे सही कर आराम से उन्हें लिटा देती है। वहीं पास में बैठे वो आंख मूंद कर सबके आने का इंतजार करने लगती है। जैसे वो आंखें बंद करती है उसे फिर से शायद शाम का घटनाक्रम याद आने लगता है। वापस उसकी आंखों में मोती लुढ़कने लगते हैं और वो अपने कमरे में आती है और एक कागज और कलम ढूंढ कर लिखना शुरू कर देती है। प्रिय चीकू जी, नव्या क्या लिखना चाहती थी? लेटर में क्या अभिनव का गुस्सा नव्या के काम हो पाएगा? क्या दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दादी के कमरे से आने के बाद नव्या अपने कमरे में आ जाती है और एक पेन और पेपर लेकर कुछ लिखने लग जाती है। परिवार के सभी लोग काफी रात को वापस आ गए थे और सब बाहर से खाना खाकर ही आए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले गए और अभिनव कमरे में आता है तो देखता है कि नव्या सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। उसने खाना भी नहीं खाया था, लेकिन इससे अभिनव को क्या फर्क पड़ता था। वह कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर जा ही रहा था, उसकी नजर अपने पिल्लो के पास रखे पेपर पर चली गई, जिसके ऊपर टूटी फूटी अंग्रेजी में फॉर डियर हस्बैंड लिखा हुआ था। उसकी नजर खुद ब खुद सामने सोफे पर बैठी नव्या पर चली गई। नव्या ने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसी साड़ी में जुड़ा बनाए हुए नव्या का सोता हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूरजमुखी का छोटा सा फूल सूरज डूबने के बाद कुम्हला गया हो। नव्या एकदम सुकड़ी हुई बैठी थी, मानो उसे ठंड लग रही हो। अभिनव ने एसी ऑफ कर दिया। नव्या ने धीरे धीरे सोफे पर आराम से अपने पैर फैला दिए। अभिनव वापस बिस्तर पर आकर बैठा तो उसकी नजर उस नोट पर चली गई जो नव्या ने उसके लिए लिखा था। अभिनव पर दिन भर की थकान हावी हो रही थी। उसने वो नोट अपने लैपटॉप वाले बैग में डाला और सो गया। जब सुबह होती है तो नव्या को उठाने शिवा आता है। नव्या उठो तो जरा, ए भाभी की बच्ची उठ जल्दी से, मेरे कपड़ों को प्रेस कर दो ना यार, मुझे देर हो जाएगी। शिवा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो उसकी नींद खुल गई। अभिनव उस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नव्या ने एक नजर उस पर डाली और फिर अपना तकिया शिवा के मुंह पर दे मारा और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। ए भाभी की बच्ची उठ जल्दी, वरना मैं तुझे यहीं पर नहला दूंगा, शिवा ने गुस्से में कहा। अगर तूने ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, नव्या ने गुस्से में कहा। अच्छा, तुम्हें इतनी हिम्मत है बंदरिया कहीं की, शिवा ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। तूने मुझे बंदरिया बोला? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ हाथी। ये कहते हुए नव्या ने फिर से एक कुशन शिवा के मुंह पर दे मारा। तो बंदरिया नहीं तो नागिन है, नागिन हर वक्त मुझे डसती रहती है। ये कहते हुए शिवा कमरे से बाहर निकल गया। शिवा के जाने के बाद नव्या गुस्से में यहां वहां अपना लिखा हुआ लेटर देखने लगी। जब उसे वो लेटर नहीं मिला तो मन ही मन सोचा शायद शायद उन्होंने पढ़ लिया होगा। क्या उफ, कितने फालतू की बातें लिख दी मैंने। नव्या ने अपने सर पर एक चपत मारी और कंबल में मुंह देकर फिर से सो गई। ओह, 8 बज गई, कितनी देर हो गई, मेरी तो नींद ही नहीं खुली। नव्या जल्दी से बिस्तर से उठी और फ्रेश होकर नीचे आ गई। तुम कहां जा रहे हो? नव्या ने आंखें मसलते हुए शिवा से पूछा। कॉलेज जाना है फिलहाल तो,
शाम को मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहां भी जाना है। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे अभिनव के हाथ रुक गए। वो नव्या को घूरने लगा। मैं कैसे? नव्या छपका गई और उसे कल शाम का पूरा किस्सा याद आ गया था। पैरों से? तुम बच्चे थोड़ी ना हो कि तुम्हें गोद में उठाकर लेकर जाऊं, शिवा ने कहा और तिरछे नजरों से अपने भाई को देखा। नव्या ने अभिनव की तरफ देखा, मानो उसे पूछ रही हो कि क्या मैं जा सकती हूं। जाओ, तुम्हारी मर्जी, जहां मन है जाओ, लेकिन मुझसे मत पूछो, अभिनव अनमने ढंग से बोला और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं कॉलेज से आते ही तुम्हें पिक कर लूंगा, तैयार रहना, और अभी जल्दी से मेरी शर्ट आयरन कर दो प्लीज। नव्या खुशी खुशी उठ गई और शिवा की शर्ट आयरन करके उसे दे दी। फिर नहा धोकर तैयार हो गई और अलमारी से श्याम को कपड़े पहनने के लिए ढूंढने लगी। अगर शाम तक कल की तरह कोई बवाल न हुआ तो शादी के बाद पहली बार होगा कि नव्या कहीं घूमने जाएगी। वह कल की सारी बातें भूलकर आज फिर बहुत खुश थी। सासू माँ आज तो पार्लर वाली को भी नहीं बुलाने वाली। फिर मुझे तैयार कौन करेगा? क्या मैं ऐसे ही शिवा के दोस्तों के सामने जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसे जाऊंगी तो शिवा को कितनी बेइज्जती होगी। अपने लंबे बालों को क्या करूंगी मैं? चोटे के अलावा तो मुझे कोई हेयर स्टाइल भी नहीं आता। यही सब सोच सोच कर नव्या परेशान हो रही थी। इधर ऑफिस में अपने कैबिन में बैठे अभिनव को चैन नहीं पड़ रहा था। वो बार बार शिवा की बातों को याद कर रहा था। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए उसने काम पर फोकस स्टार्ट कर दिया। अभिनव ने काम करने के लिए जैसे ही अपने बैग से लैपटॉप निकाला, उसी के साथ एक लेटर भी बाहर गिर गया। ये तो वही है जो रात में मेरी पिलो के पास रखा था, अभिनव ने कहा। उसने नोट को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। डियर चीकू जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे जरा भी प्यार नहीं करते, लेकिन कम से कम प्यार से बात तो कर सकते हैं ना। माना हम गंवार हैं, गांव के लोग इतने भी बुरे नहीं होते। हमें समझ नहीं आता कि हमसे क्या गलतियां हो जाती है जिसके लिए आप हमें इतना डांटते हैं। आप जो काम एक बार मना कर देते हैं हम वो दोबारा कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप हमसे नाराज रहते हैं। आपको हम पर जब भी गुस्सा आए तो हमें कमरे में लाकर खूब डांट लीजिएगा। उससे भी मन ना भरे तो मार भी लीजिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यूं सबके सामने बेइज्जत न किया करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। आपसे एक छोटी सी विनती है, 2 दिन बाद हमारे पिताजी हमें विदा कराने आएंगे। अगले हफ्ते हमारी चचेरी बहन नीलम की शादी है। जब पिताजी आए उनके पैर छू लीजिएगा और भगवान के लिए उनके सामने हमें कुछ मत कहिएगा, वो सह नहीं पाएंगे। कोई भी बाप ससुराल में अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस हमारा इतना सा कहा मान लीजिए, इसके बदले आप हमसे जो कहेंगे हम करेंगे। वैसे भी हम चले जाएंगे तो अगले 2 हफ्ते आपको हमारी यह मनहूस शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। हम आपके सामने ये सब कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हिम्मत नहीं थी, और जो आपके सामने खड़ा होकर इतना बोल पाए। सच कहते हैं आप, हम गवार ही हैं। बहुत डर लगता है हमें आपसे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। आपकी डांट सुने बिना हमारा दिन ही नहीं कटेगा मायके में। कभी डांटने का मन हो तो पिताजी के नंबर पर फोन कर लीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। आपकी जाहिल गवार नव्या। लेटर पढ़कर अभिनव की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो सोचने लगा, इतने बुरे क्यों हो तुम उसके लिए? गलती तुम्हारे पेरेंट्स ने की और तुम सजा हर वक्त उसे देते रहते हो। मुझे माफ कर दो नव्या, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा क्यों हूं। मैं तुम्हें जाहिल गवार कहकर तुम्हारी इंसल्ट करके अपने पेरेंट्स को उनके गलत डिसीजन का एहसास कराना चाहता हूं। सच क्या है जानती हो नव्या, मैं खुद ही तुम्हारे लायक नहीं हूं शायद। तुम्हें सबकी इतनी परवाह रहती है, बावजूद इसके कि तुम्हें उतनी इज्जत और मान सम्मान कुछ नहीं मिलता। तुम अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती मेरे बिना। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से चली जाओ ताकि तुम खुश रह सको। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। अभिनव चुपचाप आंखें मूंद कर नव्या के बारे में सोच रहा था। शाम हो चुकी थी। नव्या अपने हिसाब से तैयार होकर शिवा का इंतजार कर रही थी। आज अभिनव शिवा से पहले घर आ गया था। नव्या कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी बालों में कंघी कर रही थी। अभिनव की निगाह नव्या पर पड़ी तो टकटकी बांध कर उसे देखता रह गया। बेबी पिंक शिफॉन की साड़ी, रॉयल ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज में नव्या प्यारी सी गुलाबी परी लग रही थी। उसने आज बालों की चोटी नहीं बांधी, बल्कि उन्हें खुला ही छोड़ रखा था। हालांकि खुले बाल उसके संभाले नहीं जा रहे थे। उसके काले लंबे घने बाल जमीन को चूम रहे थे।
माथे पर छोटी सी नीली बिंदी, हाथों में भरी हुई गुलाबी नीली चूड़ियां और मांग में पीछे तक भरा हुआ लाल सिंदूर। वह आज सच में किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही थी। नव्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अभिनव से पूछती कि जल्दी क्यों आ गई। वो चुपचाप उसे देखे जा रही थी। पता नहीं इन्होंने कागज पढ़ा भी होगा या नहीं, नव्या ने मन ही मन सोचा। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अभिनव ने कहा। कुछ नहीं, नव्या ने सकपकाते हुए कहा। जाओ मेरे लिए कॉफी ले आओ और शुगर मत डालना। उसे अपनी तरफ घूमता देखकर अभिनव ने टोका। ठीक है, अभी किसी को बोलती हूँ कॉफी के लिए। नव्या उठकर बाहर जाने लगी। वो जानती थी कि अभिनव को उसके हाथों की कॉफी नहीं पसंद करता है। क्यों, तुम्हें बनाने नहीं आती क्या? अभिनव ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा। नव्या सकपकाकर उसे देखे जा रही थी और मन ही मन बोली, इन्हें क्या हो गया है? पहली बार पूरी पूरी 2 लाइन बोल चुके हैं। जब से आए हैं वो भी बिना गुस्सा किए। इससे पहले तो हाँ हूं नहीं के अलावा कुछ बोलते भी नहीं थे। नव्या ने मन ही मन में कहा और तभी उसे फिर से एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी। नहीं आता क्या कॉफी बनाना? चलो मैं सिखाता हूं, अभिनव ने कहा। नव्या सम्मोहित सी होकर ड्रेसिंग टेबल से उठकर अभिनव के पीछे पीछे चल दी। नव्या की खुशी का तो आज ठिकाना नहीं था। पहली बार अभिनव ने उसे कुछ सिखाने की बात कही थी। इस बार वो डांट पकर काम कराने से रोक लगा देते। अभिनव नव्या के साथ किचन में जाकर उसे पसंद की कॉफी बनाना सिखाने लगा। राघव और आरती उस समय घर पर नहीं थे। शिवा जब कॉलेज से वापस आए तो नव्या और अभिनव के साथ एक साथ किचन में देखकर उतनी ही हैरानी उसे हो गई थी जो मौजूद घर में नौकरों को हो रही थी। कल यही शख्स अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा था और आज देखो। अजीब है मेरा भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन दोनों को इस तरह साथ में किचन में देखकर बहुत खुश हो रहा था। शिवा ने किचन में जाकर दोनों को पीछे से थप्पा कर दिया। नव्या चौंक गई। आह, और उसके मुंह से एक जोर सी चीख निकल गई। पागल हो क्या शिवा? नव्या ने गुस्से में डर के मिले जुले भाव के एक साथ कहा। नव्या, आज तुम एकदम आशिकी 2 वाली श्रद्धा कपूर लग रही हो। शिवा नव्या की तारीफ करते हुए बोला। और भैया आप वो क्या नाम है उसका, हाँ एकदम शक्ति कपूर लग रहे हैं। शिवा ने अभिनव को चिढ़ाते हुए कहा। नव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचकर ले आया। अब चलो भी, वरना पार्टी के लिए देर हो जाएगी। शिवा ने नव्या को किचन से बाहर आते ही कहा। पर वो उनकी कॉफी, नव्या ने नर्वस होते हुए कहा। अभिनव उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी नजर नव्या के चूड़ियों भरे हाथों पर थी जिन्हें शिवा ने अपनी हथेली में कसकर थाम रखा था। वो अपनी कॉफी लेकर ऊपर कमरे में चला गया और बालकनी का थोड़ा सा पर्दा हटाकर वो बाहर खड़ी कार में बैठ रहे शिवा और नव्या को देख रहा था। शिवा नव्या से कुछ कह रहा था जिसे सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या अभिनव गुस्सा हो जाएगा? क्या अभिनव नव्या को पसंद करने लगा है? क्या होगा नव्या के साथ पार्टी में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।